वंदे मातरम मित्रों। आज है 18 मार्च 2023। आज की प्रमुख खबरों को पढ़ते हैं। सबसे पहली खबर है जोजिला दर्रा को लेकर। जोजिला दर्रा हर वर्ष कम से कम 180 दिनों के लिए बंद रहता है, लेकिन इस साल ये बहुत जल्दी इसे वापस खोल दिया गया है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि ये है कितना और कहाँ पर है। तो ये समुद्र तल से 11,650 फीट की ऊंचाई पर है और लद्दाख के द्रास जिले में है। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करता है। इसके ठीक बगल में है राजदान दर्रा, जो कि गुरेज सेक्टर प्लस कश्मीर घाटी को अलग करता है। अब चूंकि ये लद्दाख की बात है तो हम लद्दाख के विषय में पढ़ लेते हैं। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को मान्यता मिली। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 59,146 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हैं। जो लद्दाख बनाया गया उस एक्ट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल, दोनों इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है बीडी मिश्रा। वो अगली खबर पे आ जाते हैं। अगली खबर है वर्ल्ड स्लीप डे, यानी विश्व स्लीप दिवस कह सकते हैं, या सोने पर कौन सा दिवस मनाया जाता है आप उसके विषय में भी कह सकते हैं। तो ये है हमेशा मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। तो चूंकि मार्च का तीसरा शुक्रवार 17 मार्च को था, इसीलिए वर्ल्ड स्लीप डे 17 मार्च को था। इसको मनाने का कारण यह है कि लोगों को नींद के विषय में जागरूक करना है ताकि वो अपनी पर्याप्त नींद ले सकें, जिससे बीमारी से बच सकें। अगली खबर है सिंगापुर से। स्काई ट्रैक्स नाम की एक एजेंसी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है जो एयरपोर्ट की क्वालिटीज़ को लेकर है, और इस बार उसने सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट माना है और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के नाम पर इंदिरा गांधी दिल्ली एयरपोर्ट को मान्यता मिली है। अब चूंकि ये सिंगापुर प्रथम नंबर पर है तो सिंगापुर के विषय में पढ़ लेते हैं। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। इसे सिंघों का पुर कहा जाता है, अर्थात सिंघों का शहर कहा जाता है। यहाँ के इस वक्त राष्ट्रपति हैं सिल्वन रामनाथन। यहाँ के पीएम हैं ली सिएन लोंग। सिंगापुर 13 अगस्त 1963 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, इसीलिए ये अपना स्वतंत्रता दिवस 13 अगस्त को मनाते हैं। और यहाँ की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। एक सिंगापुरी डॉलर भारत में इस वक्त 61 रुपये 57 पैसों के बराबर है। अब हम अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं। अगली खबर है यूक्रेन से। यूक्रेन ने कुछ आरोप लगाए हैं कि रूस ने उसके यहाँ सफ़ेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। अब हम समझ लेते हैं ये सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है। वैसे तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है और ये जो सफ़ेद फास्फोरस है वो फास्फोरस का ही अपर रूप है। अब समझ लेते हैं अपर रूप क्या होता है। अपर रूप में गुण उसी सेम तत्व के होते हैं, किंतु उसके रासायनिक और भौतिक स्वरूप बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। वैसे ही फास्फोरस के गुण हैं उसमें, लेकिन वो उसकी क्वालिटीज़ कुछ अलग हो जाती हैं। कुछ केमिकल और भौतिक प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग आ जाती हैं। अब ये जो सफ़ेद फास्फोरस है वो मोम जैसा एक रासायनिक पदार्थ होता है। ये पीला होता है या फिर कभी रंगहीन होता है, लेकिन इसकी जो गंध होती है वह लहसुन जैसे होती है। सफ़ेद फास्फोरस एक पायरोफेरिक तत्व है। पायरोफेरिक का अर्थ आप ये समझ सकते हैं कि यह हवा के संपर्क में आने से फौरन जलता है। इसका उपयोग रोशनी युक्त धुआं उत्पन्न करने के लिए या फिर ज्वलनशील तत्वों के रूप में ज़्यादा किया जाता है। यानी कहीं पर अगर कोई सेना लड़ रही है तो ऐसे बमों का इस्तेमाल करके वहाँ पे धुएं की एक स्क्रीन तैयार कर दी जाती है ताकि विरोधी सेना को छिपने में मदद मिल सके। दूसरा, ये जहाँ कहीं भी इसके तत्व गिर जाते हैं वो फौरन हवा में आग पकड़ लेते हैं। इसकी भी एक वजह इससे इस्तेमाल किया जाता है और ये जहाँ पर भी जलता है बहुत भारी मात्रा में धुआं उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये वायु के साथ जैसे ही प्रतिक्रिया करता है तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है जो कि जहरीला होता है। इससे वनस्पति पेड़ पौधों को नुकसान होता है। इस साथ ही स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत बीमारियां होती हैं। अब इसमें जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि त्वचा और कपड़ों से ऐसे चिपक जाता है कि इसको धोना बहुत मुश्किल है, यानी फिर उसको हटाया नहीं जाता। और चूंकि ऑक्सीजन के संपर्क से जलने से वसा में घुलनशील हो जाने की वजह से ये
इसमें ऐसी भी क्वालिटीज़ हैं कि ये मांस को भी जला सकता है और किडनी, लीवर, हृदय को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी आग को पानी से बुझाना लगभग असंभव है और ये 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल सकता है। सवाल यह है कि जब इतना खतरनाक है तो क्या इसको युद्धों में इस्तेमाल करना ज़रूरी है? तो इसके विषय में एक जेनेवा कन्वेंशन हुई थी 1983 में, जहां इसको रासायनिक हथियारों के रूप में पहचान तो मिली है लेकिन प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है जिसके तहत किसी देश पर इसके लिए प्रतिबंध लगाया जाए, इसलिए भी इसको सभी इस्तेमाल करते हैं और कानूनी रूप से बच जाते हैं। अब हमारी अगली खबर है स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर। स्मार्ट सिटी मिशन नाम का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2015 को शुरू किया था। ये सेंटर और स्टेट दोनों की स्कीम मिलके बनी थी। इस स्कीम के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसकी मॉनिटरिंग की थी और इसमें जो सेंटर स्टेट का पार्टिसिपेशन था वो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग था। कहीं ये 90 और 10 का रेशियो था, कहीं 70-30 का था, कहीं 65-30 का था और कहीं कहीं पर तो सेंटर ने पूरी 100% ही स्कीम दी थी। इसमें भारत सरकार चाहती थी कि 100 जो शहर हैं उनको पूरी तरह से स्मार्ट बनाया जाए। जनवरी 2016 से जून 2018 के बीच इसमें शहरों का चयन हुआ और जो सबसे अंतिम शहर चुना गया वो शिलोंग था, मेघालय की कैपिटल। और इसमें जिस दिन से उस शहर को चुना जाना था उसके ठीक 5 साल बाद उसे स्मार्ट सिटी के सारे प्रोजेक्ट खत्म करने थे, किंतु बीच में कोरोना की वजह से इसकी सभी की डेडलाइन बढ़ाकर जून 2023 कर दी गई। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम करने थे। तो इसमें शहरों को अधिक ह्यूमन फ्रेंडली बनाना था, यानी लोगों की रहने और सुविधा के अनुसार उसको बनाना था। जैसे सड़कों के कुछ हिस्सों को अधिक सुलभ बनाना था, जैसे वहाँ पैदल चलने के लिए क्रॉसिंग, साइकिल ट्रैक, पानी की बेहतरीन पाइपलाइन, सीवेज, वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट और क्षेत्र आधारित विकास, शहर नवीनीकरण, ग्रीन डेवलपमेंट अलग अलग मानकों के हिसाब से इसे तय करना था। इसकी जो वर्तमान में मॉनिटरिंग रिपोर्ट है उसके अनुसार अभी वर्तमान में आज के दौर पे इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि 20 शहर ही इसकी डेडलाइन तक इसके काम को पूरा कर पाएंगे, यानी 20 शहर जून 2023 तक अपनी सभी परियोजनाओं को पूरा कर लेंगे और बाकी के जो बचे 80 शहर हैं उनके लिए इसकी समय सीमा को बढ़ाना होगा। जिन शहरों का चयन 2016 में हुआ है वो अभी तक अपना सिर्फ 46% काम पूरा कर चुके हैं। जिनका चयन 2018 में हुआ है उन्होंने सिर्फ अपने 44% ही काम को पूरा किए हैं। अब हम अपनी अगली खबर पे आ जाते हैं जो मेघालय से है। मेघालय में पहली बार इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियां चलेंगी। चूँकि मेघालय के विषय में हम पहले ही काफ़ी जानकारी पढ़ चुके हैं, अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम मेघालय में जो पार्क हैं और जो उनकी जनजाति है उन पर बात करेंगे। तो मेघालय में बेसिकली 5 पार्क हैं, उसमें से नोकरेक पार्क है जो कि नेशनल पार्क है, बलपक्रम ये भी एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिजू पक्षी अभ्यारण्य है, एक है नोक किल्लेन अभ्यारण्य है और एक है बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे 11 जिले हैं और यहाँ पे 3 जातियां हैं, खासी, गारो और जयंतिया। वर्तमान में बने हैं रवि चौधरी। चूंकि बात यूएस की है तो यूएस के विषय में पढ़ लेते हैं। यूएस में 50 राज्य हैं, इसीलिए उनके जो झंडे में है 50 स्टार है। यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यूएस का जो क्षेत्रफल है वो है 98,33,520 किलोमीटर स्क्वायर। यूएस की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। यूएस में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो लागू हुआ था 21 जून 1788 को। अगला जो हमारी खबर है वो है वायाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं एमएस धोनी और ये एक इंटरटेनमेंट नेटवर्क है। अगली खबर है टीसीएस के नए सीईओ बने हैं के कृतिवासन। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। ये 1968 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी अगली खबर है यूक्रेन से। यूक्रेन को मिग 29 देने वाला पहला देश जो नाटो से संबंधित है वो पोलैंड हो गया है। चूँकि बात पोलैंड से है तो हम उसके विषय में पढ़ लेते हैं।
पोलैंड की कैपिटल है वारसा। इसका दूसरा नाम पोलास्का भी है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है ज्लोटी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उसका नाम है मोटेस्की मोरेस्की। ये भारत के साथ इनके जो संबंध हैं 1954 से हैं। यहाँ की अपर हाउस को सीनेट कहते हैं और लोअर हाउस को सेम कहते हैं। जब यूक्रेन से युद्ध हुआ था तो ऑपरेशन गंगा जिन देशों में चलाया गया था उनमें एक पोलैंड भी है। ऑपरेशन गंगा वो है जिसके तहत यूक्रेन से सभी भारतीय छात्रों को भारत पहुंचाया गया था। अगली खबर है भूटान से। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से इस वक्त बाहर हो गया है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। यहाँ की जो क्षेत्रफल है वो है 38,394 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ की जो करेंसी है वो है नगुल ट्रम। यहाँ का राष्ट्रीय पशु है ताकिन। यहाँ एक राष्ट्रीय पक्षी है जिसको बोलते हैं कॉमन रेवन। यहाँ का फूल है ब्लू पोपी। वर्तमान में जो भूटान की करेंसी है वो भारत की करेंसी के इक्वल है। लगभग एक भूटानियन जो नकुल ट्रम है वो 1 रुपीस के बराबर है। अगली खबर है हमारा अंडर 12 समूह में पाक जल डमरू मध्य को यानी पाक स्ट्रेट को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले एक भारतीय हैं संपन्ना रमेश सेलार। ये जो पाक जल डमरू मध्य है वो पाक स्टेट जिसे हम कहते हैं भारत और श्रीलंका के बीच है, जिसे हम पाक की खाड़ी भी कहते हैं। ये पाक स्टेट नाम रॉबर्ट पाक नाम से पड़ा है जो मद्रास के गवर्नर थे 1755 से लेकर 1763 तक। पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेट या खाड़ी होती क्या है। जब भी दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ते हैं यानी कोई भी खाड़ी उसे हम कहेंगे जो दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़े और दो बड़ी भूमि को अलग करे, उन्हें हम स्ट्रेट या खाड़ी कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है संयोग भूमि या जिसे हम स्थुमस बोलते हैं। वो क्या करता है, दो बड़े जल क्षेत्रों को अलग करता है और दो बड़े स्थलों को आपस में जोड़ता है। चूंकि पाक स्टेट है यानी खाड़ी है, इसका मतलब ये दो बड़े जल क्षेत्रों को आपस में मिलाता है और दो बड़े भूमि को अलग करता है। इसने भारत और श्रीलंका की भूमि को अलग किया है और दो बड़े क्षेत्रों को आपस में मिला दिया है, इसलिए उसे स्टेट या खाड़ी कहा जाता है। धन्यवाद। यूएस एयरफोर्स के सहायक सचिव वर्तमान में बने हैं रवि चौधरी। चूंकि बात यूएस की है तो यूएस के विषय में पढ़ लेते हैं। यूएस में 50 राज्य हैं, इसीलिए उनके जो झंडे में है 50 स्टार हैं। यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यूएस का जो क्षेत्रफल है वो है 98,33,520 किलोमीटर स्क्वायर। यूएस की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। यूएस में जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो लागू हुआ था 21 जून 1788 को। अगला जो हमारी खबर है वो है वायाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं एमएस धोनी, और ये एक इंटरटेनमेंट नेटवर्क है। अगली खबर है टीसीएस के नए सीईओ बने हैं के कृतिवासन। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। ये 1968 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी अगली खबर है यूक्रेन से। यूक्रेन को मिग 29 देने वाला पहला देश जो नाटो से संबंधित है वो पोलैंड हो गया है। अब चूंकि बात पोलैंड से है तो हम उसके विषय में पढ़ लेते हैं। पोलैंड की कैपिटल है वारसा। इसका दूसरा नाम पोलास्का भी है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है ज्लोटी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उसका नाम है मोटेस्की मोरेस्की। ये भारत के साथ इनके जो संबंध हैं 1954 से हैं। यहाँ की अपर हाउस को सीनेट कहते हैं और लोअर हाउस को सेम कहते हैं। जब यूक्रेन से युद्ध हुआ था तो ऑपरेशन गंगा जिन देशों में चलाया गया था उनमें एक पोलैंड भी है। ऑपरेशन गंगा वो है जिसके तहत यूक्रेन से सभी भारतीय छात्रों को भारत पहुंचाया गया था। अगली खबर है भूटान से। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से इस वक्त बाहर हो गया है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। यहाँ की जो क्षेत्रफल है वो है 38,394 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ की जो करेंसी है वो है नगुल ट्रम। यहाँ का राष्ट्रीय पशु है ताकिन। यहाँ एक राष्ट्रीय पक्षी है जिसको बोलते हैं कॉमन रेवन। यहाँ का फूल है ब्लू पोपी।
वर्तमान में जो भूटान की करेंसी है वो भारत की करेंसी के इक्वल है। लगभग एक भूटानियन जो नकुल ट्रम है वो 1 रुपीज़ के बराबर है। अगली खबर है हमारा, अंडर 12 समूह में पाक जलडमरू मध्य को यानी पाक स्ट्रेट को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले एक भारतीय हैं, संपन्ना रमेश सेलार। ये जो पाक जलडमरू मध्य है वो पाक स्टेट जिसे हम कहते हैं, ये भारत और श्रीलंका के बीच है, जिसे हम पाक की खाड़ी भी कहते हैं। ये पाक स्टेट नाम रॉबर्ट पाक नाम से पड़ा है, जो मद्रास के गवर्नर थे 1755 से लेकर 1763 तक। पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेट या खाड़ी होती क्या है। जब भी दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ते हैं, यानी कोई भी खाड़ी उसे हम कहेंगे जो दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़े और दो बड़ी भूमि को अलग करे, उन्हें हम स्ट्रेट या खाड़ी कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है संयोग भूमि, या जिसे हम स्थुमस बोलते हैं। वो क्या करता है, दो बड़े जल क्षेत्रों को अलग करता है और दो बड़े स्थलों को आपस में जोड़ता है। चूंकि पाक स्टेट है यानी खाड़ी है, इसका मतलब ये दो बड़े जल क्षेत्रों को आपस में मिलाता है और दो बड़े भूमि को अलग करता है। इसने भारत और श्रीलंका की भूमि को अलग किया है और दो बड़े क्षेत्रों को आपस में मिला दिया है, इसलिए उसे स्टेट या खाड़ी कहा जाता है। धन्यवाद।